नमस्कार। जैसा कि हम लोगों का सेशन चल रहा है मई टू मई का, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आई है उन सबको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक एमसीक्यू के फॉर्म में है और अब हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी के सीरीज को। इससे पहले मैंने बाकायदा इंटरनेशनल रिलेशन पर किया है। समीर सर ने वर्ल्ड मैप और डिफेंस सेक्टर को भी डील किया है। प्रयास यही है कि हमारे मन से, वेदांगा के मन से आप तक जो भी चीज़ें हम तक हमसे हो पाएंगी हम आपको सावधानीपूर्वक और अच्छे तरीके से पहुंचाएं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, उसमें काम है। चलिए इस सेक्शन से शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचमेश्वर मल्टी प्रोजेक्ट जो है पंचमेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इट इज अ बाई नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड भूटान, या भारत और भूटान के बीच द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है। तो मैं कह दूं ये गलत है। पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है इसको ध्यान में रखेंगे। ये नहीं है भारत और भूटान के बीच। सच्चाई यह है कि यह भारत और नेपाल के बीच। दूसरा है, इस इज सिचुएटेड ऑन द संकोच रिवर। ये भी गलत है, यह संकोच रिवर पर नहीं है। तीसरा, इट इज गवर्न्ड बाय द इंटीग्रेटेड इंडियन भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी विच वाज साइन इन न्यू दिल्ली फरवरी। बकवास बातें, क्योंकि ये जब भूटान का है ही नहीं तो ये एकीकृत भूटान और मैत्री द्वारा शासित, जिस पर 8 फरवरी 2007 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया था, उस संधि के द्वारा यह संचालित होगा। यह भी गलत है क्योंकि ये है ही नहीं भूटान के साथ। इसके बारे में क्या है, पूरी बातें जरा ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं। देखिए, सच्चाई यह है कि यह भारत और नेपाल के बीच में है और इसको पीएमपी कहा जाता है, पंचमेश्वर मल्टी प्रोजेक्ट। साइन किया गया है लॉन्ग टर्म पावर शेयरिंग के लिए दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, हाल ही में दोनों के बीच मुलाकातें हुई और मुलाकात हुई, लेकिन इस जो पंचमेश्वर मल्टी प्रोजेक्ट है इस पर कैसे आगे बढ़ना है इस पर कोई बातचीत नहीं। और कहीं ना कहीं ये अभी फिलहाल ठंडे बक्से में जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पंचमेश्वर जो प्रोजेक्ट है ये एक मल्टी प्रोजेक्ट है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जो महाकाली पर बनने की संभावना है। भारत और नेपाल है, लेकिन कुछ विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद पर आने से पहले हम देख लेते हैं क्या है। तो महाकाली रिवर, इसको काली रिवर, महाकाली रिवर, शारदा रिवर इंडिया में कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे कि रिवर शेयर्ड बाय नेपाल एंड इंडिया, इट इज गवर्न्ड बाय द इंटीग्रेटेड महाकाल ट्रीटी साइन इन 1996। महाकाल जो ट्रीटी हुआ था इसी के द्वारा ये गवर्न होगा, न कि वो जो मैत्री संधि है उससे गवर्न नहीं होगा। ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इसके लिए बाकायदा एक इंटीग्रेटेड महाकाल ट्रीटी साइन हुई थी 1996 को, वही गवर्न करेगी, वही शासित करेगी इस प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी दिक्कत में आ गया। यहाँ पर माना जाता है कि इसके बनने के बाद 6480 मेगावाट 6480 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, जो इक्वली डिवीजन होगा बिटवीन द टू कंट्री। याद रखेंगे इक्वली की बात की गई है। और हाँ, इससे क्या होगा, इतना लाख हेक्टर, लगभग 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000 लाख, 1,30,000 हेक्टर लैंड नेपाल का, वहीं 2,40,000 हेक्टर भारत का क्या होगा, इरिगेबल होगा। भारत को इससे पानी मिलेगा सिंचाई के लिए, यानी ज्यादा भारत का और नेपाल का कम। ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या बात हो गया, जरा ध्यान से समझिए। होता क्या है कि मैंने कई बार इसको पढ़ाया है कि जो नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी जब हम लोग के देश में शासन कर रहा था तो वहां पर एक युद्ध हुआ, एंग्लो नेपाल वॉर, या मैं कहूं आंग्ल नेपाल युद्ध। उसके बाद एक संधि हुई, संगोली की संधि, संगोली की ट्रीटी हुई। संगोली की ट्रीटी में यह बात कहा गया कि जो महाकाली रिवर है उसके दक्षिण में क्या है, नेपाल है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत तब हुआ जब नेपाल यह बात मानने लगा कि जो महाकाली रिवर है उसका ओरिजिन लिम्पियाधुरा है और लिम्पियाधुरा से सारा दक्षिण का क्षेत्र नेपाल में आएगा।
यानी ये जो शेडेड क्षेत्र आप देख रहे हैं ये फिलहाल भारत के कब्जे में है, ठीक है। भारत इस पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। नेपाल कहता है अरे भाई हम भी वही संधि मान रहे हैं जो आप मान रहे हैं, लेकिन आपके हम क्या कहते हैं कि जो संगोली की ट्रीटी हुई थी उसके अनुसार यह हुआ कि महाकाली रिवर जहां से निकलता है वहां उसके नीचे तुम हो। तो हमने मान लिया कि आप कहां पर हैं, आप लेपू लेक जो दर्रा है यहीं से निकलता है ये, और इसके नीचे आप हैं साउथ में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इधर नेपाल है, अब इधर भी नेपाल है, ये उत्तराखंड। अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि अब वो मानने को तैयार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि नहीं भैया, महाकाल रिवर के 3 ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस, एक लेपू लेक के पास में है, एक काला पानी के पास में, एक लिम्पुआधुरा के पास में है। तो ये लेपू लेक से भी नहीं निकलता है, काला पानी से भी नहीं निकलता है, इसका जो ओरिजिनल निकलता है वो लिम्पियाधुरा है, और इसके दक्षिण में हम हैं संधि के अकॉर्डिंग। अब यह गड़बड़ हो गया, और आपको पता होना चाहिए नेपाल ने इसको अपने मैप में तो दिखाया ही है, और कल परसों मैंने बताया भी था अपने 100 रुपए के नोट में नेपाल ने इस क्षेत्र को अपने में दिखा भी दिया है। तो भारत के साथ जरा डिप्लोमेटिक संबंध खराब होते जा रहे हैं इस कारण से। अगला प्रश्न पर आते हैं, जरा देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एगालिगा आइलैंड। एगालिगा आइलैंड पर जो द्वीप है उसके बारे में कुछ बातें कही गई है, जरा इसको देखा जाए वो क्या है। पहला पॉइंट है इट इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। क्या यह प्रशांत महासागर में है? एगालिगा जो द्वीप है ये प्रशांत महासागर में है? तो नहीं है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा, इट इज पार्ट ऑफ सेशल्स द्वीप समूह यानी कि आइलैंड ग्रुप्स, तो ये भी गलत है, ये सेशल का बात नहीं है। तीसरा, इट इज डिपेंडेंसी ऑन दी मॉरिशस, ये मॉरिशस द्वारा शासित होता है, तो यह सही है तीसरा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये तीसरा सही है। यदि आप इस पर आएंगे तो आप इस फिगर में साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए पैसिफिक ओशियन कहां से आ जाएगा, ये इंडियन ओशियन में है, ठीक है। मॉरिशस आइलैंड का ही शासित होता है, एगालिगा द्वीप जो है वहां पर, यहाँ पर, और ये मॉरिशस का पार्ट है। इस याद रखेंगे मॉरिशस से नीचे यहाँ पर रीयूनियन है आइलैंड, जिस पर माना जाता है फ्रांस का अधिकार है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे आप लोग, भैया है कि मॉरिशस से ऊपर यहाँ पर है सेशल्स और यहाँ पर है मालदीव। यदि आपको लगाने के लिए भी क्रम आ जाए तो सबसे ऊपर मालदीव हो जाएगा, उसके बाद सेशल्स, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद रीयूनियन आइलैंड, ठीक है। आगे चलिए, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि इंडिया और मॉरिशस के बीच मिलिट्री कॉपरेशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और माना जा रहा है कि एगालिगा द्वीप पर इंडिया जो है आने वाले समय में भारतीय सैन्य अड्डा विकसित करेगा, ठीक है। और इस पर बात चल रही है, अभी फुल एंड फाइनल नहीं हुआ। विकसित करने की परिकल्पना की गई है, बनाया गया है कि एगालिगा जो आइलैंड है उस पर भारत अपना एक मिलिट्री बेस बनाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलिए, अगला है ड्वीन के बारे में। ड्वीन होता है जो मतलब कि एक तरह से कहा जाए, ड्वीन जो बहुत दिनों तक क्या कहता है, रेत आते आते कहीं पर से रेत उड़ रहा है, वहां पर आते आते जब ढेर बना देता है, खासकर रेगिस्तान वगैरह क्षेत्र में, डेजर्ट वगैरह के क्षेत्र में, तो उसको ड्वीन कहते हैं। कई जगह पर ड्वीन के नाम भी हैं, जरा देख लीजिए। सैम सैंडविन ब्राजील, पूरी सैंडविन इंडिया, ला लीला सैंडविन मोरक्को। तो इसमें से कौन सही सम्मिलित है या कितने सही सम्मिलित है इसको देखा जाए, इसमें दो जो है वो बहुत ही सही है। जो पूरी सैंडविन है वो इंडिया में है, और लाल लीला सैंडविन जो मोरक्को में है। सैम सैंडविन जो है ये ब्राजील में नहीं है भैया, ये भी भारत में है, थार के रेगिस्तान में है, यानी कि राजस्थान में है। सबका नाम दिया गया है। यहां पर देखिए बकायदा लिखा गया है कि साइंटिस्ट हैव रिवील्ड द सीक्रेट ऑफ द अर्थ मैग्निफिसेंट डेजर्ट स्टार ड्यूइन। साइंटिस्टों ने हाल में इसके निर्माण में बहुत सारी बातें खोजी है और रिवाइव किया है, ठीक है। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में भी बात की गई है। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे वो यह है कि जो लाल लीला सैंडविन है वह ईस्टर्न मोरक्को में है, ठीक है। माना जाता है ऐसा ड्वीन बनने में 900 ईयर से भी ज्यादा समय लग गया। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे वो यह है कि अकोमुलेशन ऑफ दिस जो सैंड है, ध्यान रखेंगे, एक एग्जाम्पल है कि लाल लीला जो सैंडविन है उसको बनने में 900 साल से ऊपर लगे, ठीक है। हो सकता है कुछ सैंडविन बनने में और भी ज्यादा समय लगे, ठीक है। लेकिन एक बात माना जाता है कि एक्यूमुलेटिंग द सैंड एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेट 64,000 मेट्रिक टन एनुअली, मतलब कि
इतना मेट्रिक टन एनुअली वहां पर पहुंचता है, तब जाकर के ड्यूइन का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखेंगे, these star dunes accumulating for the under 10% of the earth desert dune, जितने भी अर्थ डेजर्ट ड्यूइन है उसका वो 10% बिलोंग करता है। आगे चलिए, कुछ फेमस सैंड ड्यूइन है, जैसे राजस्थान के सैम सैंड ड्यूइन, ठीक है, खुरी सैंड ड्यूइन, ओसियान सैंड ड्यूइन, महाभत सैंड ड्यूइन, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। सैंड ड्यूइन इन बीकानेर, ये सब भी याद रखेंगे। किमसार सैंड डेजर्ट सैंड ड्यूइन, ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। कुछ कैनाल का नाम दिया हुआ है और इसको मैचिंग करना है। सुएज कैनाल मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज कैनाल कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही। दूसरा, पनामा कैनाल कनेक्ट आर्कटिक अटलांटिक सी टू पैसिफिक ओशन, ये भी सही है कि पनामा कैनाल जो होता है वो आर्कटिक महासागर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, हर्मुज की जो जल संधि है वो अटलांटिक सागर को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है, बिल्कुल गलत है। तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। देख लीजिए, आपको फिगर में पता चल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये बाकायदा सुएज कैनाल है, ध्यान रखेंगे। और ये सुएज कैनाल जो है ये रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। आसपास में जितने भी देश हैं आप उसको लाल सागर की जरूर ध्यान में रखें। सुएज कैनाल जो है वो मिस्र में है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर सुएज कैनाल के बारे में मैंने दिखाया है, इस फोटो को देख लीजिए। इसका जो उत्तरी पोर्ट है, कई बार पूछा गया कि उत्तर का जो पोर्ट है उसको क्या नाम दिया गया, तो याद रखेंगे जो नॉर्थ पोर्ट है उसको बोलते हैं पोर्ट सईद, और जो साउथ में है उसको बोलते हैं पोर्ट सुएज। बीच में है आपका फेड या फईद, बीच में क्या है, फईद है, याद रखेंगे। यहाँ पर छोटे मोटे लेक्स भी बने हुए हैं, इन सबको भी ध्यान में रखेंगे। जैसे लिटिल बीटर लेक, ये सबसे नीचे में है लिटिल बीटर लेक, फिर ग्रेट बीटर लेक दूसरे नंबर पर, फिर है लेक तमसाह, बेसिकली लेक, मैं नाम सही कर दूं, तिमसाह। लेक तिमसा किसका पार्ट है, ग्रेट बीटर लेक किसका पार्ट है, लिटिल बीटर लेक किसका पार्ट है, सब सुएज कैनाल का है। नीचे से ऊपर की ओर जाइए, ऊपर में पोर्ट सईद है, बीच में सुएज है, और बीच में क्या है, तो नीचे में सुएज पोर्ट है और बीच में क्या है, फईद है, याद रखेंगे, बीच में फईद है। आगे आगे देख लीजिए, ये जो पनामा कैनाल है, बेसिकली पनामा के बीच से यहाँ पर से पनामा कैनाल बनाया गया है यहाँ पर, और यह इधर कैरेबियन सी है और इधर क्या है, पैसिफिक है। और कैरेबियन सी किसका पार्ट है, अटलांटिक का पार्ट है, तो इसको और इससे जोड़ता है, ये पनामा के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आ जाइए, आप हरमोज के बारे में बात कर लेते हैं। हरमोज जो है बेसिकली वह पर्सियन गल्फ को, गल्फ ऑफ पर्सिया को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, हरमोज की जल संधि, ठीक है, याद रखेंगे, एकदम ओमान के जस्ट ऊपर में है। और इन सब देशों को जरा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर एकदम इसके कोने में क्या है, ओमान है और यूएई है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगले प्रश्न पर आइए। अगले प्रश्न पर आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेनी रिवर। फेनी रिवर के बारे में क्या स्टेटमेंट, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, क्या ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है, बिल्कुल गलत है, ये बॉर्डर पर नहीं है। दूसरा पॉइंट, इट ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ त्रिपुरा, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, द ब्रिज मैत्री सेतु हैज बीन बिल्ट इन फेनी रिवर, बिल्कुल सही बात है, मोदी जी ने कहा है हम मैत्री सेतु को बनाएंगे त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने के लिए, यानी ये बांग्लादेश और भारत के बीच में है, न कि म्यांमार के बीच में। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बाकायदा ऐसा ही कुछ ब्रिज बनेगा, और मैत्री सेतु ब्रिज एक तरह से भारत और त्रिपुरा जो है उसको जोड़ने के लिए, बांग्लादेश और त्रिपुरा को कनेक्टिविटी के लिए जो फेनी रिवर है उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया जाएगा, इसी का नाम रखा गया है मैत्री सेतु। दोनों के बीच में एक मैत्री के लिए किया गया है प्रयास, जो मैत्री चल रही है उसी के नाम पर ये मैत्री सेतु नाम रख दिया गया है। यहाँ पर कुछ और बातें इसके बारे में आप जान लीजिए, वो यह है, पीएम ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया था त्रिपुरा में, ठीक है, और यह जोड़ेगा त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश से, याद रखेंगे, त्रिपुरा के सबरूम को जोड़ देगा, किससे जोड़ेगा, बांग्लादेश से जोड़ेगा।
ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। और वहां से हम धीरे धीरे क्या करेंगे, चटगांव पोर्ट तक भी जा सकते हैं उसी के थ्रू। फेनी रिवर से हम बांग्लादेश में पहुंचेंगे, फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए कहां तक पहुंच जाएंगे, चटगांव तक पहुंच जाएंगे। एक तरह से ये ब्रिज है पूरा का पूरा आगे जाने के लिए, बांग्लादेश में आगे जाने के लिए। याद रखेंगे ये त्रिपुरा में ही ओरिजिनेट होता है, त्रिपुरा के एक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होता है। आगे चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दिबांग रिवर के बारे में। दिबांग रिवर के बारे में, इट इज एन अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरी, अपस्ट्रीम सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही बात। इट इज ओरिजिनेटेड एंड फ्लो थ्रू दपलाहा हिल्स इन द लोअर दिबांग वैली। ये बिल्कुल गलत है, दपलाहा हिल में लोअर दिबांग वैली से ये फ्लो नहीं करता है, ना यहाँ से ओरिजिनेट होता है। आगे देखिए, पहला वाला सही है। ये क्यों आ गया, इसमें जरा गौर कीजिए, ये आखिर प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है। पीएम ने अभी हाल ही में 2800 मेगावाट 2880 मेगावाट का एक दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना खासकर आधारशिला रखी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो दिबांग है उस पर बनाई जा रही है। ठीक है, परियोजना मालूम पड़ती है 2032 तक यह पूर्ण होगी। यह लोअर दिबांग घाटी जिले में मुनली गांव के पास स्थित यह परियोजना होगी, जहां पर 278 मीटर ऊंचा एक डैम बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। यहां पर मैंने अभी क्या कहा, जरा इसको देख लीजिए। दिबांग नदी जिसे इसे इडू में आदि और तोला द्वारा, ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियों का नाम है, इसको नहीं भी ध्यान देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यह बेसिकली भारत और चीन सीमा पर केया दर्रा के पास से निकलकर यह ऊपरी और निचली दिबांग घाटी से जिले होते हुए मिसमी पहाड़ियों से होकर बहती है। ये मिसमी पहाड़ी से होकर के बहती है। केया दर्रा जो है, केया जो पास है चीन की सीमा पर, वहां से ये प्रवेश करती है और मिसमी पहाड़ी से होकर बहती है। और प्रश्न में क्या था, जरा देख लीजिए आप। प्रश्न में था कि लोअर दिबांग वैली में जो दपलाहा जो हिल है वहां से पास होती है। बिल्कुल गलत है, यह नहीं है। आगे प्रश्न पर आते हैं, अगले प्रश्न पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ नैरो वाटरवे सेपरेटिंग नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। पहला है, यह उत्तर और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाला एक संकीर्ण जल मार्ग है। दूसरा, इट इज अ मैन मेड कैनाल कनेक्टिंग द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशियन। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक मानव निर्मित नहर है। तीसरा, इट इज अ डेजर्ट रीजन लोकेटेड इन द सेंट्रल अमेरिका। यह मध्य अमेरिका में स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र है। प्रश्न किसके बारे में है, प्रश्न है बेसिकली डेरियन गैप के बारे में। डेरियन गैप जो हाल में चर्चा में है उसके बारे में ये है कि डेरियन गैप के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वह सही है, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसमें इसको एक बात सुन लीजिए, वो यह है कि पहला बात तो यह है, इसको मैं आपको पहले फिगर में बता दूं, एक मिनट। इसमें से कोई भी एक सही नहीं है, पहले तो आप जान लीजिए। ये डेरियन गैप के बारे में ये सही उत्तर नहीं देता है कि संकीर्ण जल मार्ग है उत्तर और अमेरिका को जोड़ने वाला, उत्तर और दक्षिण जोड़ने वाला, बिल्कुल गलत। अटलांटिक और इसको जोड़ने वाला मानव निर्मित कोई कैनाल है, ये भी गलत है। और ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये भी गलत है। डैनियल गैप के बारे में पहले आ जाइए, डैनियल गैप के बारे में बता देता हूँ क्या है। डैनियल गैप जो बेसिकली जो है वह कहाँ पर है, इसको भी आप देख लीजिए। ये कोलंबिया और पनामा इन दोनों के बॉर्डर पर लगा हुआ एक क्षेत्र है डैनियल गैप। और यहाँ से क्या हो रहा है, आए दिन चर्चा में क्या आता है कि यहाँ से लोग धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका में प्रवेश करना चाहते हैं। दुर्गम रास्ते हैं, लोग मर जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में धीरे धीरे पहुंचने के लिए कोलंबिया के थ्रू, यहाँ पर डैनियल गैप के थ्रू होते हुए लोग आगे बढ़ जाते हैं और मैक्सिको होते हुए वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए चर्चा में आ चुका है। डैनियल गैप के बारे में जान लीजिए। पहला पॉइंट आते ही है, ये उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा के घने जंगल को में स्थित है, जिसको डैनियल गैप कहा जाता है। और अमेरिका में जो प्रवासी आना चाहते हैं, ये खतरनाक मार्ग का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर इतना ये खतरनाक है, इतना दुर्गम है कि बहुत सारे लोग बीच में ही मर जाते हैं। ठीक है, ये बात भी जान लीजिए।
डेनियल गैप जो है बेसिकली उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है, मध्य अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है, ठीक है। डेनियल गैप जो प्रांत है आपको पहले बता दिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, डेनियल गैप जो है यह जो पनामा का एक डेरियन प्रांत है वह और कोलंबिया का जो चाको विभाग है उन दोनों के बीच का क्षेत्र शामिल इसमें होता है, ठीक है। यह क्षेत्र दलदली है, बहुत ही दलदली है, स्वदेशीय समुदाय का घर है, मतलब वहां पर बहुत सारे नेटिव्स लोग रहते हैं, आदिवासी टाइप के लोग, और समतल दलदली है। भूमि पहाड़ी वर्षावन सबसे भिन्न है। इसका मतलब यह डेजर्ट नहीं है जो प्रश्न में पूछा गया। और इसको पार करने के लिए सब लोग उतावले होते हैं, चाहे वो चीनी हो, अफगानी हो, हेती हो, वेनेजुएला के लोग हो, सभी इसको पार करना चाहकर अमेरिका में और अमेरिका जैसा शहर में प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है, और मर जाते हैं बीच में। गल्फ ऑफ टोंकिन कहां पर है? तो ये साउथ चाइना सी में है, जान लीजिएगा इस बात को। गल्फ ऑफ टोंकिन बहुत ही फेमस है, देख लीजिए यहाँ पर गल्फ ऑफ टोंकिन को आप देख सकते हैं। असल में चर्चा में इसलिए रहा कि ये जो गल्फ ऑफ टोंकिन है, यहाँ पर याद रखेंगे, पहले ये है गल्फ ऑफ टोंकिन, ये वाला पूरा एरिया, ये भी पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। वैसे तो पूरा ये नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये वाला जो बॉक्स वाला एरिया, ये है गल्फ ऑफ टोंकिन, ये वियतनाम है, ये चाइना है, ठीक है। और याद रखेंगे जो रेड रिवर है ये गल्फ ऑफ टोंकिन में ही गिरता है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखें, गल्फ ऑफ टोंकिन के ईस्ट में यहाँ पर एक जो ये छोटा सा आपको पेनिनसुला दिख रहा है, इसको बोलते हैं लीजोंग पेनिनसुला, ठीक है। और यहाँ पर एक द्वीप है बेसिकली जिसको बोलते हैं हेनान आइलैंड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, जलसंधि है, वो हेनान जलसंधि कहा जाता है। लुजोन स्ट्रेट यहाँ पर है, इसके साथ इसको मत जोड़िएगा, ये बेसिकली लिजाऊ पेनिनसुला है, बेसिकली इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और वियतनाम का कहना है कि जो चाइना है, जो साउथ चाइना सी में अपना जो दबदबा बना करके रखा हुआ है, उसका मानना है कि आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है बेसिकली, और चीन द्वारा टोंकिन की खाड़ी में बेस लाइन स्थापित करने के बाद वियतनाम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आह्वान किया। यह कदम दक्षिणी चीन सागर में ओवरलैपिंग के दावों के बीच चिंता पैदा करता है, लेकिन दोनों देशों ने ऐतिहासिक रूप से टोंकिन की खाड़ी में मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाए रखा है। चाइना जो आए दिन क्या करता है, दक्षिण चीन सागर में अपना प्रेजेंस को बढ़ाता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है। वाजिब बात है, दक्षिण चीन सागर में टोंकिन की खाड़ी है और माना जाता है कि वह पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है वियतनाम का। अब वहां पर यदि चाइना ओवरलैप करता है तो विवाद होगा, 100% होगा। रेड सी वहीं पर गिरता, याद रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर मैंने बाकायदा आपसे कहा कि टोंकिन की खाड़ी जो है उत्तर में वियतनाम है, दक्षिण में चीन में, और दक्षिण चीन, वियतनाम और दक्षिण चीन में टोंकिन की सीमा बनाता है। इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो वियतनाम है, उत्तर में देखिएगा तो चीन का जो शहर है वह है गुआंगसी, याद रखेंगे, एक मिनट। जो उत्तर में इसका जो चीन का शहर है वह है गुआंगसी झुआंग, एक स्वायत्त क्षेत्र है। पूर्व में आप देखेंगे तो लिझाऊ प्रायद्वीप, जो मैंने अभी आपसे कहा था, लिझाऊ पेनिनसुला, वह है। हेनान द्वीप भी इसके पूर्व में ही है, आप इस बात को जान लीजिए। टोंकिन की खाड़ी ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1964 में यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था अमेरिका और वियतनाम के बीच में, 1964। आगे चलिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द बारबेटन ग्रीनस्टोन बेल्ट इज करेक्ट? हाल में बारबेटन जो ग्रीनस्टीन बेल्ट है ये चर्चा में रहा, इसके विषय में पूछा जा रहा है कि इसके विषय में कौन सा चीज सही है। पहला देखा जाए, पहला, it is a recent geological formation dating back approximately 500 million year ago। यह एक हालिया भूवैज्ञानिक संरचना है जो लगभग 500 मिलियन वर्ष पुराना है, बिल्कुल गलत। दूसरा, यह बेल्ट मुख्य रूप से गैर ज्वालामुखी तलछटी चट्टानों से बना हुआ है, गैर ज्वालामुखी। दिस बेल्ट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ नॉन वॉल्केनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी गलत है। तीसरा, इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कैपवाल कैंटन इन नॉर्थ अमेरिका, मतलब यह उत्तरी अमेरिका के कापवाल कैंटन की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। बी भी गलत, ए बी एंड सी तीनों गलत। तीसरा, चौथा डी पर आइए। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ प्रोवाइडिंग
extensive record from 3.2 to 3.6 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब यह बहुत पुराना, मिलियन की बात छोड़िए, ये 2.3 से लेकर 3.6 बिलियन वर्ष इतना पुराना यह है। यह बिल्कुल सही है, डी इसका उत्तर है। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं, ये है कहाँ। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बेसिकली ये साउथ अफ्रीका में है। बारबेटन जो ग्रीन स्टोन बेल्ट है ये साउथ अफ्रीका में है, और ये साउथ अफ्रीका का मोजाम्बिक से बॉर्डर होते हुए स्वाजीलैंड जो वहां पर एकदम अंदर में पड़ता है, एक देश जो एकदम चारों बगल से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है, वहां तक का एक क्षेत्र है, एक लाइन की तरह क्षेत्र है। इसको बेल्ट को कहा गया है बारबेटन ग्रीन बेल्ट। याद रखेंगे ये साउथ अफ्रीका में है। दूसरा पॉइंट, जितनी बातें इस पर कही गई जरा देख लिया जाए। मैंने पहले ही कहा कि ये कहाँ पर है, ये बेसिकली इसका है ना, ये साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, याद रखेंगे। 1 मिनट। और यही साउथ अफ्रीका का ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द केपवेल कैंटन। केपवेल जो कैंटन है उसी का साउथ अफ्रीका में जो है वहां का यह ईस्टर्न बाउंड्री के आसपास में, ठीक है। इसका ज्योग्राफिकल जो रिकॉर्ड बनाया गया ये 3.2 बिलियन ईयर्स से लेकर 3.6 बिलियन ईयर्स एगो है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये एंशियंट रॉक में से है जो बताता है कि अर्ली अर्थ कंडीशन इंक्लूडिंग द साइन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी, अर्ली प्लेट टेक्टोनिक एंड पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, यह बहुत ही पुराना है और जो ये बताता है वहां से हम लोग को क्या क्या चीजें मिलती है, एविडेंस मिलता है। किस चीज का एविडेंस मिलता है? सिस्मिक एक्टिविटी का, यानी अर्थक्वेक का, प्लेट टेक्टोनिक का, और इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ यानी अर्थ कैसे बना उसके बारे में भी यहाँ से हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिलती है। बारबेटन जो ग्रीन स्टोन बेल्ट है ये बेसिकली यूनेस्को के कल्चर हेरिटेज में लिस्टेड हो गया, इस बात को आप जान लीजिए, है ना। खासकर यहाँ पर, और इसका नाम जो पड़ा है वो बारबेटन जो बेसिकली एक माउंटेन है उसके नाम पर इसका नाम, इस पूरे क्षेत्र का नाम, 1 मिनट सॉरी, और इसका जो नाम पड़ा है ये बेसिकली बारबेटन मोखोंजवा जो माउंटेन पर्वत है उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। चलिए आगे जोड़ा जाए। अगला प्रश्न, मानस रिवर के बारे में जरा देख लिया जाए, ये क्या है नहीं है जरा समझ लिया जाए। ये 11 नंबर, इट इज अ रिवर दैट फ्लो बिटवीन साउदर्न भूटान एंड इंडिया। क्या ये भूटान और इंडिया के बीच प्रभावित होता है? मानस रिवर बिल्कुल सही। इट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र की दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है। दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है दोनों, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। तो मानस रिवर फ्लो थ्रू ब्रह्मपुत्र एंड आसाम वैली, ठीक है, याद रखेंगे, और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है। अगला आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में कुछ बातों को विचार कीजिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट नैरो स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। यह दुनिया के सबसे संकरे जल मध्यों में से एक है। बिल्कुल सही बात, बहुत संकरा है, ये एकदम सही है। अगला, दूसरा, इट सेपरेट अटलांटिक ओशन फ्रॉम मेडिटेरियन सी। ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर से अलग करता है, ये भी सही है। इट इज फॉर्म ऑफ अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी लास्ट 100 ईयर। लास्ट 100 सालों में जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ उसके परिणाम स्वरूप इसका उद्गम हुआ। बिल्कुल गलत, ये इससे बहुत पुराना, यानी पहला और दूसरा सही है, तीसरा बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, इस बात को जान लीजिए। देखिए जिब्राल्टर जल संधि यही है, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्पेन और ये मोरक्को, इसके बीच में स्ट्रेट है। ये इधर है मेडिटेरियन सी और इधर है अटलांटिक सागर, और इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है वो स्टार्ट है ना, ये है। तो ये सबको ध्यान में रखेंगे आप लोग। और बाकायदा मेडिटेरियन सी से जो लगने वाले जो देश हैं उसको भी आप लोग एग्जाम से पहले जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बात जो लिखा हुआ है जरा इसको भी देख लीजिए, वो यह है, अ मॉडलिंग स्टडी सजेस्ट दैट अ डोरमेंट सबडक्शन जोन beneath the Gibraltar Strait could become active and migrate into the Atlantic Ocean। मतलब कि
ऐसा माना गया है कि एक अध्ययन में पता चला है कि डॉर्मेंट सबडक्शन जोन जो है वो बीनीथ जिब्राल्टर जो है वो एक्टिव हो सकता है आने वाले समय में, और वो माइग्रेट कर सकता है, मतलब वो आगे बढ़ सकता है कहाँ पर, अटलांटिक ओशियन तक बढ़ सकता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। और इसलिए ये अभी बिल्कुल चर्चा में आ चुका है, और इसकी जो बना है वो लगभग माना जाता है 20 मिलियन ईयर्स एगो लगभग बन चुका था ये, इसलिए ये बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना है। आगे, विद द रेफरेंस ऑफ रिंग ऑफ फायर, फॉलोइंग में से कौन सा एक सही है? रिंग ऑफ फायर जो आए दिन आपको चर्चा में मिलता है, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, द रिंग ऑफ फायर इज अ रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई वोल्केनिक एक्टिविटी बट नो सिस्मिक एक्टिविटी। क्या ये सही है? रिंग ऑफ फायर केवल उच्च ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए है लेकिन भूकंपीय गतिविधि नहीं है। बिल्कुल गलत, दोनों है। द रिंग ऑफ फायर इज प्राइमरली लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन। भैया ये गलत है, इंडियन ओशियन में नहीं है बल्कि यह पैसिफिक ओशियन में। आगे, इट इज एसोसिएटेड विथ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। मतलब यह टेक्टोनिक प्लेट जो कारण से लगातार यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ा हुआ एक संकल्पना है। बिल्कुल सही। तीसरा सही है, बाकी ये दो बिल्कुल गलत है। देख लीजिए, रिंग ऑफ फायर जो है बेसिकली यहाँ पर फ्रीक्वेंट वोल्केनो इरप्शन होता है और अर्थक्वेक आते रहता है। ठीक है, और इसका मूल कारण है प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेट में बहुत सारे डिवाइड है, हमारा पूरा का पूरा जो अर्थ है उसी कारण से, और इसमें वोल्केनो और सिस्मिक इवेंट लगातार होते रहते हैं। देखिए पैसिफिक है, आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा पैसिफिक, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र इधर से ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हुए इधर आइए, इधर से होते हुए ये पूरा का पूरा इधर से होते हुए, है ना, चाइना वाला रीजन से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए और यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पूरा पैसिफिक रीजन है। यहाँ पर कई सारे ट्रेंचेस है, तो याद रखेंगे एल्यूरिसन ट्रेंच इसमें है, कुराइल ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है ना, इजू बुविन ट्रेंच है, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच है, कोंगा ट्रेंच है। ये सब पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में और रिंग ऑफ फायर के इर्द गिर्द। आगे अगला क्वेश्चन आइए, अरेंज द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ द डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। लगाइए आप इन सबको, क्यूबा, हैती, होंडुरास और कोस्टारिका। क्यों नहीं, फिगर में सीधा देख लीजिए, क्यूबा, हैती, होंडुरास और कोस्टारिका। तो देखिए क्यूबा यहाँ पर है, ठीक है, कैरेबियन में है, आइलैंड में से एक है और मिडिल अमेरिका का क्षेत्र है। इसकी राजधानी हवाना है सबसे पहले यहाँ। क्यूबा के बाद हैती है, हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में है, ये यहाँ पर, ठीक है। आगे चलिए, याद रखेंगे एक ही द्वीप में दो देश है, हैती भी है और डोमिनिकन रिपब्लिक भी है, ठीक है, आधा आधा। उसके बाद देखिए आप होंडुरास है और उसके बाद कोस्टारिका यहाँ पर नीचे में, जिसकी राजधानी सेंट जोस है। तो ये सब चूंकि हाल में चर्चा का विषय रहा है ये सब सारे क्षेत्र, इसलिए ये पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आइए, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस, गुलबर्ग, कारगिल, न्यूबा वैली और हेमिस। हाउ मेनी एवर प्लेसेस सिचुएटेड इन द लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन है? गुलमर्ग को छोड़ करके कारगिल, न्यूब्रा और हिमस तीनों लद्दाख में। याद रखेंगे गुलमर्ग जो है बेसिकली वो बारामूला में है, जो श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूर है। कारगिल, न्यूबा वैली और हिमस इज द पार्ट ऑफ लद्दाख, याद रखिएगा। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, केनिया, तंजानिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिक। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन शेयर द बाउंड्री विद द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर केनिया, तंजानिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिक है। फिगर में देख लीजिए, केनिया, तंजानिया, देखिए ये है केनिया, ये तो है ही इंडियन ओशियन में, केनिया, तंजानिया, ये मोजाम्बिक है, ये भी है, लेकिन बोत्सवाना तो एक लैंडलॉक कंट्री है। जरूर देखिएगा कौन कौन देशों से घिरा हुआ है। बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका 1, नामीबिया 2, अंगोला 3, जाम्बिया 4, जिम्बाब्वे 5, इन पांचों देशों से घिरा हुआ है। याद रखेंगे जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, इससे घिरा हुआ एक लैंडलॉक कंट्री है। बाकी ये सभी क्या है, इसकी जो बॉर्डर है वो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन से जुड़ती है। आगे, ऐसा क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि आईएनएस सुजाता और आईएनएस तीर जो है वह अभी क्या कहता है, एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुआ है, IMT, जिसको इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया कहा जाता है। मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है जिसमें आईएनएस सुजाता और आईएनएस तीर गए थे इन क्षेत्रों में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर ये क्षेत्र। आइए खुरासान के बारे में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द टर्म खुरासान। खुरासान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही बताता है?
इसमें है खुरासान इज ए हिस्टोरिकल रीजन इन द सेंट्रल एशिया दैट इनकम्पास पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे ईरान, अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। यानी पहला जो है वो देख लीजिए क्या है, खुरासान जो है मध्य एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसमें वर्तमान ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्से शामिल है। पहला वाला ही सही है, याद रखेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहले इसको देख लीजिए फिगर, तब आप पहले मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्यों है। माना जाता है एक गनमैन जो है, एक गनमैन अभी हाल ही में पता हुआ आपको कि आईएसआईएस के, इंडिया है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो आतंकवादी संगठन है, इसका एक ब्रांच है खुरासान ब्रांच के। उसने क्या कर दिया था, एक शॉपिंग मॉल में जो मॉस्को में कॉर्सकस सिटी हॉल है, वहां पर जबरदस्त बमबारी किया, गोली चलाई और लगभग माना जाता है 143 लोग मारे गए और हताहत हुए इसमें। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो माना जाता है आईएसआईएस जो के है, ये बेसिकली लेट 2014 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अफगानिस्तान माना जाता है, ईस्टर्न अफगानिस्तान इसका परमप्रिय क्षेत्र है। ये मतलब सॉरी, यहीं से ये निकला है खुरासान, जो आईएसआईएस खुरासान जो ब्रांच है ईस्टर्न अफगानिस्तान क्षेत्र से इसका ओरिजिन हुआ है 2014। आईएसआईएस का ही ब्रांच खुरासान का। जब आप परंपरागत क्षेत्र देखें तो आपको पता चलेगा कि केवल उतना ही क्षेत्र नहीं है, अफगानिस्तान तो है ही, ईरान भी है, इसमें कोई शक नहीं है, ईरान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, लेकिन और भी बहुत सारे क्षेत्र इसमें आते हैं। जरा इसको भी ध्यान से आप देख सकते हैं। इसमें कुछ पार्ट उज्बेकिस्तान का भी आता है, कुछ पार्ट तजाकिस्तान का भी आता है और कुछ पार्ट किर्गिस्तान का भी आता है। ध्यान में इस चीज को आप रखेंगे, ठीक है, समझ जाइए, इस बात को आप जरा ध्यान से समझेंगे। तो यानी याद रखेंगे कि इसमें ईरान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, तुर्कमेनिस्तान भी आता है, कुछ पार्ट उज्बेकिस्तान का भी आता है, कुछ पार्ट तजाकिस्तान का भी आता है, ठीक है, और कुछ पार्ट किर्गिस्तान का भी आता है खुरासान में। ठीक है, ये पुराना क्षेत्र है इतिहास के नाम परिप्रेक्ष्य से। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश है जो मेकॉन्ग रिवर के साथ जुड़ा हुआ है। चाइना, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया। भैया सब जगह से बहता है, 6 देश से होकर बहता है। देख लीजिए, चाइना भी है, बर्मा यानी म्यांमार भी है, और बाकायदा यह म्यांमार और लाओस की सीमा बनाता है। याद रखेंगे, मेकॉन्ग लाओस और म्यांमार की सीमा बनाता है। तीसरा देख लीजिए लाओस, चौथा थाईलैंड, पांचवा वियतनाम, वियतनाम और थाईलैंड की ये सीमा बनाता है। ठीक है, छठा आ जाइए कंबोडिया, यहां पर भी आपको दिखेगा, ये पूरा का पूरा वियतनाम का क्षेत्र है। ठीक है, और ये अंतगतवा यहाँ पर बनाता है मेकॉन्ग की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर में ये गिर जाता है। तो ये 6 देश के साथ सीमा बनाती है। निकलता कहाँ से? चाइना से है, याद रखेंगे। अगला, लगभग 4,909 किलोमीटर है और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे लंबी नदी है। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, चाइना, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। इनमें से कौन कंट्री जो शेयर बाउंड्री करता है वियतनाम के साथ में, वियतनाम के साथ कौन करता है, इस पर चर्चा करना है। जरा देख लीजिए आप वियतनाम के साथ कौन कौन है, देख लीजिए। याद रखेंगे, वियतनाम में हनोई उत्तर में पड़ता है। ठीक है, चाइना के साथ है, लाओस के साथ है दूसरा, और तीसरा कंबोडिया के साथ है। ठीक है, याद रखेंगे, और चौथा हाँ कंबोडिया के साथ में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 3 देशों के साथ में करता है। थाईलैंड के साथ म्यांमार सीमा साझा नहीं करता है, याद रखेंगे इस बात को। आगे, ये मैरीटाइम बाउंड्री जरूर करता है, क्या कहता है, थाईलैंड के साथ, गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ चाइना सी, इन सब के साथ मैरीटाइम बाउंड्री करता है, लेकिन प्रॉपर बाउंड्री नहीं है। प्रॉपर बाउंड्री है चाइना, लाओस और कंबोडिया। आगे, कंसिडर द नेशन, इसमें से पूछा जा रहा है गाजा स्ट्रिप के साथ कौन सा देश लगा हुआ है। इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल। गाजा स्ट्रिप के साथ याद रखेंगे इजिप्ट और केवल इजराइल है। ये देखिए गाजा स्ट्रिप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है गाजा स्ट्रिप, ये है इधर वाला एरिया को बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। ये जो है ये पूरा का पूरा इजराइल है, ये जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली ये वाला पार्ट ये आपको दिख रहा होगा, ये इजराइल है, नीचे जाएगा इजराइल। ये गाजा जो स्ट्रिप है इस बगल में, और इधर वेस्ट बैंक है। एक बात याद रखेंगे, ये जो यरूशलेम है एकदम यहाँ पर है वेस्ट बैंक के
किनारे में। रामल्ला माना जाता है ये जो है ये फिलीपींस की राजधानी है, सॉरी फिलिस्तीन की राजधानी बेसिकली कहा जाता है। चलिए आगे। कंसिडर द फॉलोइंग नेशन, हाउ मेनी ऑफ एबव नेशन शेयर द बाउंड्री ऑफ इजराइल। आपको इसराइल के बारे में मैंने बता ही दिया। इसराइल के साथ इसमें भी देख सकते हैं इसराइल के साथ कौन कौन बाउंड्री बनाता है। इजिप्ट एक नंबर पर, जॉर्डन दूसरे नंबर पर, ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पर आप सीरिया, चौथे पर लेबनान, और पांचवा बट नॉट द लिस्ट फिलिस्तीन सॉरी। तो याद रखेंगे इजिप्ट, जॉर्डन, सॉरी जॉर्डन, सीरिया। अच्छा सीरिया का एक भाग है यहाँ पर गोल्डन हाइट्स जो उत्तर में पड़ता है, ये भी बहुत विवादास्पद क्षेत्र है। अलग से गोल्डन हाइट्स भी लिखा जा सकता है क्योंकि कब्जे में रहता है आए दिन यह इसराइल के ही, ठीक है। ये गोल्डन हाइट भी है और लेबनान भी, लेकिन गोल्डन हाइट है किसका पार्ट? सीरिया का, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के इससे बनाने वाले जो बाउंड्री है वो 5 देश हैं। गाजा के साथ बनाने वाले 2 देश हैं, इजिप्ट और इसराइल, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ। इसी सीरीज को हम लोग आगे रखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट आए हुए हैं न्यूज़ में उसी हिसाब से हम लोगों ने आपके लिए ज्योग्राफी का ये पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार किया है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।